हाय एवरीवन। तो क्या हाल चाल हैं आपके। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एकेटीयू इंजीनियरिंग फिजिक्स यूनिट नंबर 4 का सेकंड पार्ट में हम जो पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वो हम पढ़ेंगे फाइबर ऑप्टिक्स। क्या पढ़ेंगे? फाइबर ऑप्टिक्स। इससे पहले वाले फर्स्ट पार्ट में हमने लेजर को कंप्लीट किया था, वो भी वन शॉट वीडियो। यदि वो आपने नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाई एके। तो सबसे पहले हम जो स्टूडेंट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल फाइबर। सर ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, फाइबर ऑप्टिक्स क्या होती है? सर हमने तो देखी नहीं है। क्या कभी आपने अपनी डेटा केबल जिससे आप फोन चार्ज करते हैं, तो वो जो एक केबल है वो क्या है आपके पास? एक फाइबर ऑप्टिक्स है। या जो आपके पास रंग बिरंगी जो कलरफुल लाइट जो रहती हैं, वो आपके पास क्या है? एक फाइबर ऑप्टिक्स। चलिए ये भी नहीं देखी तो आप घर में वाईफाई यूज करते हैं। वाईफाई के लिए एक डेटा केबल यूज होती है जो डेटा को क्या करती है? ट्रांसफर करती है। उसी को स्टूडेंट हम बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। क्लियर? ओके सर, इतना तो क्लियर है। अब हम यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है, थ्योरी में जो लिखी हुई है, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फाइबर ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द ट्रांसमिशन। फाइबर ऑप्टिक्स क्या है? फिजिक्स की क्या है? एक ब्रांच है जो क्या करती है? ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ लाइट वेव यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर। जो ट्रांसमिशन करती है, किसका ट्रांसमिशन करती है? लाइट का ट्रांसमिशन करती है। वो भी किसकी फॉर्म में? स्टूडेंट वेव की फॉर्म में ट्रांसमिशन करती है। ठीक है। यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर विच एक्ट एज ए गाइडिंग मीडिया। एक किसकी तरह एक्ट करती है? मीडिया की तरह एक्ट करती है। फाइबर ऑप्टिक्स का जो काम होता है स्टूडेंट, वो काम होता है कि डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। तो वो क्या कौन करता है? ऑप्टिकल फाइबर करती है। ठीक है। द ट्रांसमिशन ऑफ ए लाइट वेव फाइबर ऑप्टिक्स वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय जॉन टिंडल इन 1817। जो आपके पास जो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट वेव्स थी, जो फाइबर ऑप्टिक्स जिन्होंने दी, डिमोन्स्ट्रेट करी, फर्स्टली जिन्होंने सर्च करी या डिस्कवरी करी, तो वो कौन थे? जॉन टिंडल इन 1870 में जॉन टिंडल ने इसको क्या किया? एक्सप्लेन किया, बताया। अब हम पढ़ते हैं फाइबर ऑप्टिक्स क्या है। फाइबर ऑप्टिक्स स्टूडेंट देखिए, फाइबर ऑप्टिक्स इज ए टेक्नोलॉजी। क्या है ये? टेक्नोलॉजी फॉर डेटा कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर। डेटा को डेटा का क्या करती है? कम्युनिकेशन करती है और डेटा को क्या करती है स्टूडेंट? ट्रांसफर करती है। ऑप्टिकल फाइबर सर्व द सेम पर्पज एज द कॉपर वायर। जो आपके पास जो ऑप्टिकल वायर होती है, जो ऑप्टिकल फाइबर होती है, उसका भी सेम पर्पज होता है जैसे कॉपर एक वायर होती है ना। कॉपर का काम क्या होता है? कॉपर का काम सर ये होता है अपने करंट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। तो सेम ऐसे ही ऑप्टिकल फाइबर का काम क्या होता है कि ये क्या करती है? हमारी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको यहाँ तक ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। पॉइंट नंबर 3 है, इन फाइबर ऑप्टिक्स द ट्रांसमिशन मीडिया इज लाइट एंड लाइट कैरिड विद इन ए हेयर थिन ऑप्टिकल फाइबर। जो आपके पास एक ऑप्टिकल फाइबर जो होती है, जो लाइट को ले जाती है, वो किसकी तरह लाइट को कैरीड करेगी? जैसे आपका एक हेयर होता है ना, बाल, जो सर का जो हुमेन का जो बाल होता है, उसकी तरह लाइट ट्रेवल करती है, मतलब एंटर करती है। किस में एंटर करती है? ऑप्टिकल फाइबर में एंटर करती है। ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और वो किस प्रोसेस से? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्लास 12th में, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बट आपको याद क्या रखना है कि जो भी आपके पास फाइबर ऑप्टिक्स जो रहती है, वो वर्क जो करती है या उसका प्रिंसिपल जो होता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इज दैट क्लियर? कि हाँ सर, इतना तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4 है आपके पास, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट इनटू ऑप्टिकल सिग्नल एंड वाइस वर्सा। जो आपके पास इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल होगा उसको कन्वर्ट करती है किसमें? ऑप्टिकल सिग्नल को। और जैसे ही आफ्टर सम टाइम तो ऑप्टिकल सिग्नल को भी कन्वर्ट किस में कर देगी? वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। वाइस वर्सा का मीनिंग ये है।
और लास्ट पॉइंट आपका इसमें है फाइबर ऑप्टिक्स में, एन ऑप्टिकल फाइबर इज ए फ्लेक्सिबल, और ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल, जैसा चाहे आप मोड़ सकते हैं, ठीक है। मेड बाय ए ग्लास, किससे बनती है, ग्लास से बनती है। ग्लास एक सिलिका ग्लास होता है स्टूडेंट, क्या, सिलिका का एक ग्लास होता है, उससे भी बना सकते हैं। और एक प्लास्टिक भी हो सकती है, टू ए डायमीटर स्लाइटली थिकर, जो इसका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, थिकर मतलब मोटा होता है। किससे मोटा रहेगा, ह्यूमन हेयर से, ह्यूमन हेयर जो रहेगा उससे थोड़ा सा मोटा रहता है। क्या डायमीटर रहता है, किसका डायमीटर रहता है, ऑप्टिकल फाइबर का। इज दैट क्लियर, कि हाँ सर इतना तो क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं इसके स्टूडेंट एडवांटेज। सर इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, देखिए पहला एडवांटेज लिखा है यहाँ पर, हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट, कि ये जो आपके पास जो भी कोई भी डेटा हो उसको हाई स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है, हाई डेटा, ठीक है, कितना भी डेटा हो वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत फास्ट स्पीड में क्या कर देगी, ट्रांसफर कर देगी। अब इसकी हाई बैंडविड्थ होती है। उसके बाद लो ट्रांसमिशन डेटा, मतलब क्या होता है, जो लॉस, यहाँ पर लो नहीं है, लो भी लिख सकते हैं, लॉस भी लिख सकते हैं, कि यहाँ पर जो ट्रांसमिशन डेटा का ट्रांसमिशन क्या होता है, बहुत कम होता है बट कम होता है। पिछले टाइम में क्या होता था कि डेटा हम जैसे ही अपनी किसी भी केबल से डालते थे तो डेटा का लॉस होता था, बट जैसे ये ऑप्टिकल फाइबर आइस तो उसने क्या किया कि डेटा का कम से कम लॉस हो, ठीक है। उसके बाद स्मॉल साइज केबल, ये जो होती है स्मॉल साइज केबल होती है, और इसका वेट भी क्या होता है स्टूडेंट, कम होता है। और आप जानते हैं ये क्या करती है, डेटा की सिक्योरिटी करती है। और नेक्स्ट इसका लास्ट एडवांटेज है एबुडेंट रॉ मटेरियल, इसको बनाने के लिए ज्यादा मात्रा में हमारे पास कच्चे मटेरियल हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, नो सर अभी तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। जैसे यहां पर आप देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर, एन ऑप्टिकल फाइबर इज ए हेयर थिन लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ ग्लास सराउंडेड बाय ए ग्लास कोटिंग। जो आपके पास ऑप्टिकल फाइबर जो होती है, जैसे सपोज ये स्टूडेंट पेन है, ठीक है, ये जो इसकी नोक है, तो इसके ऊपर एक क्या लगी हुई है, ये लेयर जो रेड कलर की क्या लगी हुई है, लेयर। और ये जो कोटिंग होती है वो किससे होती है स्टूडेंट, ग्लास से होती है। मतलब कि ऑप्टिकल फाइबर की जगह ये मान लीजिए ये आपका क्या है, बाल की बराबर है, ठीक है, जहां से लाइट एंटर करेगी, जहां से लाइट क्या करेगी, एंटर करेगी स्टूडेंट। जैसे लाइट एंटर करने के बाद इसके ऊपर रेड कलर का जो ये लगा हुआ है, ये किससे बनाया जाता है, ये बनाया जाता है ग्लास से। मतलब इसके चारों तरफ ग्लास की कोटिंग रहेगी, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा स्टूडेंट, बहुत कम रहेगा, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि ये जो ऊपर जो रेड कलर से बनाई गई है, ये ऑप्टिकल फाइबर के लिए बता रहा हूं, ना कि पेंसिल के लिए, पेन के लिए नहीं बता रहा, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के लिए। क्लियर, कि हाँ सर इतना तो क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, इट इज यूज्ड ए गाइडेड मीडिया फॉर ट्रांसमिटिंग एन ऑप्टिकल सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये किसकी तरह वर्क करती है, एक गाइडेड मीडिया की तरह वर्क करती है, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल पहुंचाने का काम करती है। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट, नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है, अभी तक एकदम मजा आ गया, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन। इसकी क्या है कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन में कितने पार्ट्स होते हैं। इसको बनाने के लिए बेसिकली जो हम पढ़ते हैं वो स्टूडेंट हम 3 पार्ट्स पढ़ते हैं। इसका पहला पार्ट है आपका कोर, सेकंड पार्ट है आपका क्लैडिंग, और थर्ड पार्ट इसका आप बोल सकते हैं जैकेट या सैत या बफर जैकेट का भी नाम बोल सकते हैं, या कोटिंग भी बोल सकते हैं। अब सर ये पार्ट्स कैसे होते हैं, कि सपोज यही पेन का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये पेन है, इस पेन की ये नोक आपको दिखाई दे रही है, ये जो नोक है ये आपके पास कोर है, और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट हमने माना μ1। इज दैट क्लियर, कि हाँ सर बिल्कुल। अब ये जो नोक से ऊपर जो आपको रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है, इसको आप बोल दीजिए सर क्लैडिंग। क्या है ये, क्लैडिंग, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया μ2, बिल्कुल सही। अब ये पूरा जो है पूरी पेन के ऊपर, मतलब रेड कलर के भी ऊपर जो लगाया गया है प्लास्टिक का, इसको आप बोलते हैं बफर जैकेट। क्या बोलते हैं, बफर जैकेट। तो ये आपका पार्ट 3 हो जाता है। अब यहाँ पर एक कंडीशन लिखी हुई है, क्या कंडीशन लिखी हुई है, कि जो μ1, अब μ1 क्या था, μ1 सर था कोर,
कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए, किससे ज्यादा होना चाहिए, क्लैडिंग से ज्यादा होना चाहिए। क्यों स्टूडेंट, क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा क्लैडिंग से, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और तभी आपकी लाइट ट्रेवल करेगी, जो भी डेटा रहेगा वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। इस वजह से ये कंडीशन मेन कंपलसरी है कि μ1 ग्रेटर देन होना चाहिए μ2 से। ये इसका स्टूडेंट डायग्राम है, ये आप देखेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास कोर है और ये जो आपके पास है क्लैडिंग, और ये जो नेक्स्ट है आपके पास बफर। ये आपके पास क्या है, बफर जैकेट। बफर जैकेट या फिर आउटर का भी नाम दे सकते हैं कि ये किससे बनाई जाती है, ये बनाई जाती है आपके पास प्लास्टिक से, ठीक है। और ये जो कोर होती है वो स्टूडेंट ग्लास से बनाई जाती है, ठीक है। कोर और क्लैडिंग, क्लैडिंग का काम क्या होता है, क्लैडिंग का काम होता है कि कोर को सेफ्टी देना। कोर को क्या देती है, सेफ्टी, प्रोटेक्ट करती है कि कोर टूटे नहीं। अगर कोर ही मतलब कोर का जो ग्लास है वही टूट जाएगा, क्या सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा कि नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो अब हम इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि कोर, कोर क्या है। द सेंट्रल सिलेंड्रिकल कोर, ये आप देखेंगे सिलेंड्रिकल कोर है, इज मेड अप ऑफ ए हाईली ग्लास। तो ये किससे, हाई क्वालिटी, जो हाई क्वालिटी के ग्लास होते हैं उससे बनती है कोर। सिलिका, जैसे सिलिका हो गई, प्लास्टिक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ1, और जिसका हमने मान लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या है स्टूडेंट, μ1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसका सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब द कोर डायमीटर कैन वेरी फ्रॉम अबाउट 5 मीटर टू 100 माइक्रोमीटर। तो जो इसका जो डायमीटर जो रहता है, ये जो डायमीटर है स्टूडेंट, ये वेरी करता है। अगर आप किसी अदर बुक में देखेंगे तो उसमें कुछ 1 से दे रखा होगा या 2 से दे रखा होगा या 10 से दे रखा होगा, तो ये अलग अलग बुक में वेरी करता है। बट मैंने लिखा है कि यहाँ का जो डायमीटर होता है वो 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के रेंज में रहता है। क्लियर? क्या किसी को कोई डाउट? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। अब हम दूसरा पार्ट इसका देखने जा रहे हैं, क्लैडिंग। द कोर इज सराउंडेड बाई, कोर के चारों तरफ, भाई ये कोर है आपके पास, ये क्या है स्टूडेंट, कोर। अब कोर के चारों तरफ ही तो क्लैडिंग है, ये कोर है, कोर के चारों तरफ क्या है, ये क्लैडिंग लगी हुई है। द कोर इज सराउंडेड बाई ए ग्लास, ये किससे बनाई जाती है, ग्लास से, या प्लास्टिक जैकेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। द डायमीटर ऑफ ए क्लैडिंग इज 100 से 250 माइक्रोमीटर। जो इसका जो डायमीटर जो रहता है, ये जो डायमीटर है स्टूडेंट, इसका जो डायमीटर है वो 100 से 250 माइक्रोमीटर की रेंज में रहता है, ठीक है। वो कंडीशन हमने बताई थी कि कंडीशन क्या है कि μ1 ज्यादा होना चाहिए μ2 से, मतलब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए μ2 से। क्या किसी को कोई डाउट? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। अब हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट है इसका बफर जैकेट। कौन सा पार्ट है स्टूडेंट, बफर जैकेट। अब बफर जैकेट देखिए, इट इज ए थर्ड लेयर, आप जानते हैं ये क्या है, थर्ड लेयर है। इट प्रोटेक्ट द फाइबर फ्रॉम मॉइस्चर, ये क्या करती है कि मॉइस्चर से इसकी प्रोटेक्ट करती है, और एब्रेशन मतलब ब्रेक, मतलब टूटने वूटने से बचाती है इसको, ठीक है। इट इज ए मेड अप ऑफ ए पॉलीथीन मटेरियल, ये किससे बनती है, पॉलीथीन से मटेरियल, मतलब प्लास्टिक से बनती है। जो इसकी बफर जैकेट है ना, जो आउटर लेयर जो थी वो किससे बनती है, पॉलीथीन मटेरियल से बनाई जाती है। फॉर प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड स्ट्रेंथ, मतलब सेफ्टी और स्ट्रेंथ के लिए प्रोवाइड करी जाती है, बनाई जाती है। द क्लैडिंग ऑफ ए ऑप्टिकल फाइबर इज एनक्लोज्ड इन ए प्लास्टिक जैकेट, तो ये किसकी तरह, प्लास्टिक जैकेट की तरह वर्क करती है, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, प्रिंसिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। प्रिंसिपल क्या है, बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं TIR। तो आप जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर जो रहती है वो किसके बेस पर वर्क करती है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर वर्क करती है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। उससे समझने से पहले आपको मैं दो कंडीशन बता रहा हूं, क्योंकि थ्योरी इसकी हम बाद में पढ़ेंगे, तो ये जो दो कंडीशन है पहले उनको समझिए। अब दो कंडीशन कौन कौन सी हैं, सबसे पहली
लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकल रेयर मीडियम। जो आपके पास लाइट जो रहेगी वो डेंसर मीडियम से कहां पर जाएगी, डेंसर से वो जाएगी सर लाइट रेयर मीडियम में। ठीक है, कहां से, पहली कंडीशन ये है कि जो भी लाइट ट्रेवल करेगी वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम। मैंने डेंसर मीडियम को कोर लिखा है और रेयर मीडियम को यहां पर क्लैडिंग लिखा है। इज दैट क्लियर? ओके सर। नेक्स्ट जो कंडीशन है आपके पास, नेक्स्ट जो कंडीशन है क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल सर आई क्या रहेगा, इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम का एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन, क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल। बस आप थोड़ी देर के लिए मानिए कि क्रिटिकल एंगल एक एंगल होता है। मैं अभी बताऊंगा कि क्या क्रिटिकल एंगल होता है। बस अभी ये सोचिए कि हाँ क्रिटिकल एंगल एक कोई एंगल है, बस उससे क्या रहेगा, वो ज्यादा रहेगा। क्या ज्यादा रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये दो कंडीशन आपको समझ में आ गई। पहली कंडीशन क्या है कि जो भी लाइट ट्रेवल करेगी वो डेंसर मीडियम से मतलब कोर से क्लैडिंग में एंटर करेगी, मतलब डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो भी आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रहेगा वो ग्रेटर देन रहेगा क्रिटिकल एंगल से। अब क्रिटिकल एंगल का ये स्टूडेंट फॉर्मूला है थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू टू अपॉन म्यू वन। ये हम जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, चाहे तो आप यहां से याद कर सकते हैं, अगर याद कर लेंगे तो न्यूमेरिकल में हेल्पफुल करेगा ये, क्योंकि न्यूमेरिकल आते हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है वो भी आएगा और न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू टू अपॉन म्यू वन। म्यू टू क्या है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू वन कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या किसी को कोई डाउट? नहीं सर, कोई भी हमें डाउट नहीं है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने डायग्राम बना रखे हैं खूबसूरत से, प्यारे से सर हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता है। क्यों क्यों नहीं करता? अपनी किताबों से प्यार कीजिए ना, किताब आपसे प्यार करेंगी चाहे कोई प्यार करे या ना करे। कि सर क्या पढ़ा रहे हो, प्यार व्यार की बातें बीच में ही प्यार व्यार की। अभी सर मुझे फोकस करना है अपने एग्जाम पर, तो चलिए हम भी फोकस करवाते हैं आपको एग्जाम पर। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट देख पा रहे होंगे कि ये जो आपके पास सरफेस है और ये मैंने यहाँ पर स्टूडेंट नॉर्मल बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास जो नीचे वाला पार्ट है वो डेंसर मीडियम है, ऊपर क्या है, रेयर मीडियम है। ठीक है, तो लाइट ट्रेवल करेगी, बिल्कुल यहाँ से सर लाइट जाएगी, ये गई इस पॉइंट पर, इस सरफेस पर। जैसे ही सरफेस पर आप जानते हैं कि जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में जाती है वो टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से क्या जाएगी, दूर। तो लाइट ऐसे जा रही थी, ये लाइट क्या कर रही थी, ऐसे जाएगी। तो इसको कैसे जाना चाहिए था सर, इसको तो हमें सीधे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। बट ये क्या करेगी सर, ये नॉर्मल से दूर भागेगी। तो नॉर्मल से दूर कैसे भागेगी सर, ये दूर ऐसे इस टाइप से भागेगी। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम है। कोई लाइट रे पीछे से आई है, इस पॉइंट पर सरफेस पर जैसे जाएगी तो इसको सीधे जाना चाहिए था, बट सीधे ना जाके वो क्या रही है, नॉर्मल से अवे हुई है, मतलब नॉर्मल से दूर गई है। तो म्यू वन यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का है, म्यू टू यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग का है। तो ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। तो यहां पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, नॉट रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन होता है जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में जाती है। तो यहां पर क्या है कि एंगल आई जो है वो लेस देन है एंगल थीटा सी। थीटा सी स्टूडेंट यहां पर क्रिटिकल एंगल है। किसी को कोई डाउट नहीं सर? अब एक बात सोचिए, बिल्कुल ध्यान से समझना है। यदि आप ध्यान से समझेंगे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले ये लाइट थी हमारे पास कुछ इस टाइप से, ठीक। अगर मैं इसको, तो ये भाग रही थी कुछ इसको इस तरफ भाग रही थी, बिल्कुल सर। अगर मैं इस लाइट को ही कुछ इस टाइप से कर दूं, अगर मैं इस लाइट को, जो लाइट थी मैं इस टाइप से इसको कर दूं, तो ये और बेंड हो जाएगी सरफेस की तरफ के, हाँ सर बिल्कुल बेंड हो जाएगी। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो एंगल है ये आपके पास एंगल आई है।
तो ये अब की बार एंगल आई क्या हो गया इसके कंपैरिजन में ज्यादा। तो ज्यादा मतलब कि जो पहले रे ऑफ लाइट ऐसे थी वो अब की बार हमने क्या कर दी, तो एंगल आई को हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। जब थोड़ा सा एंगल इंक्रीज कर दिया तो आर भी इंक्रीज होगा। आप जानते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, बिल्कुल सर। तो यहां पर क्या कर दिया, इस आई जो हो गया, जो आपके पास आर जो एंगल बना था वो क्या हो गया 90 डिग्री का बन गया। जब एंगल आर 90 डिग्री का हो जाता है उसी को स्टूडेंट हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब आप जानते हैं एंगल जो आई होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। आर जब क्या हो गया 90 डिग्री का तो आई बराबर मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 90 डिग्री का हो गया। तो एंगल आर हुआ है अभी, ठीक है। एंगल आर कितने का हुआ है 90 डिग्री का। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर थीटा सी जो है वो किसके बराबर हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस के। बट कंडीशन क्या थी कि जो थीटा है थीटा सी लेसर देन होना चाहिए किससे, आई से। मतलब एंगल आई ग्रेटर देन होना चाहिए, एंगल आई जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। बट यहाँ पर तो इक्वल है, तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा आपको। कहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा। आपको कैसे कि इस लाइट को हमने और इंक्रीज कर दिया, मतलब एंगल आई को और बढ़ा दिया। जैसे एंगल आई को और बढ़ाएंगे तो ये जो रे जो थी रिफ्लेक्टेड रे, तो ये किस में चली जाएगी, अपने ही मीडियम में वापस आ जाएगी। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो लाइट है ये अपने ही मीडियम में क्या आ गई है, वापस आएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से ही ट्रेवल करती है इंसिडेंट रे और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है अपने ही मीडियम में, क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है अपने ही मीडियम में, तो उस प्रोसेस को, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या किसी को कोई डाउट? क्या किसी को कोई डाउट? बिल्कुल एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ की कंडीशन क्या है स्टूडेंट कि आई जो है आपके पास वो ज्यादा है किससे, थीटा सी से। क्योंकि भाई ये थीटा है और थीटा यहाँ पर क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री से क्या हो गया, ये एंगल आई क्या हो गया ज्यादा, क्योंकि 90 यहां पर बनना था तो अब तो कम बनेगा ना एंगल थीटा। थीटा सी क्या बनेगा, कम बनेगा। तो यहां पर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन है। अब जो थ्योरी है उसको हम पढ़ लेते हैं कि थ्योरी क्या है लिखी हुई है। तो जैसा आप यहां पर देखेंगे थ्योरी है ये आपके पास, क्या है थ्योरी, देखिए, द फिनोमिना इन विच अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू कोर, मतलब डेंसर मीडियम को मैंने क्या लिखा है, कोर लिखा है स्टूडेंट, टू रेयर मीडियम। जब कोई लाइट ट्रेवल करती है कहां से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। जब क्या होगा, एंगल आई जो आपके पास एंगल आई है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा किससे, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मतलब थीटा सी जो है आपके पास, इट इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम। तब क्या होगी, वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी डेंसर मीडियम में, उसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या किसी को कोई डाउट? एकदम समझ में आ गया ना। तो अब आप लिख सकते हैं, आपके एग्जाम में यदि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आता है तो आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। ओके सर, इतना तो समझ में आ गया। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी या फिर डेफिनेशन आती है स्टूडेंट 2 मार्क्स में, बिल्कुल भी स्किप करने की डेफिनेशन नहीं है, एकदम रट के जानिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, अब देखिए यहां पर आपके पास देखेंगे तो ये एक उसी का डायग्राम है, किसका, ऑप्टिकल फाइबर का। तो मैंने ये थोड़ा सा मतलब लार्ज में बना दिया है। क्या है कि यहाँ पर क्या है, ये जो 2 लाइन लगी हुई है, ये जो अंदर वाली जो पार्ट है, ये जो अंदर वाला पार्ट है, तो ये आपके पास कोर है और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ये जो बाहर वाला पार्ट है इसका, ये इसको बोलते हैं क्लैडिंग, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। क्या किसी को कोई डाउट? और यहां से कोई लाइट, मैंने मान लिया ये क्या है, इसका मिडिल पार्ट, की कोई लाइट एंटर करेगी इस पॉइंट ए पर, जैसे ही ए पॉइंट पर जाएगी तो वो इससे टकराएगी। अब लाइट कहाँ जा रही है, इसका रिफ्रैक्टिव, ये बाहर क्या है स्टूडेंट, एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया मैंने μ0। क्या मान लिया, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ0। तो जैसे ही कोई लाइट इस ए पॉइंट पर जाएगी तो रेयर, अब की बाहर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, तो रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर, तो किसकी तरफ,
बेंड्स होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो नॉर्मल ऐसे ही तो बनेगा, तो नॉर्मल की तरफ क्या होगी, जाना इसको ऐसे चाहिए था, तो यह क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड। जब नॉर्मल की तरफ बेंड तो यहाँ इस पॉइंट बी से टकराएगी, जब बी को टकराएगी तो फिर किस में जाएगी, फिर डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में जाने की कोशिश करेगी, फिर डेंसर से रियर, डेंसर से रियर, ये कुछ इस टाइप से ट्रेवल करेगी। ठीक है, और ये एंगल जो बना है स्टूडेंट, वो एंगल आपके पास थीटा है, और आप जानते हैं ये जो पूरा एंगल है ये आपके पास 90 है, तो ये 90 तो ये भी 90, तो हम कह सकते हैं ये जो आपके पास एंगल है आर प्लस थीटा, ये जो आर प्लस थीटा है, तो ये हम बोल सकते हैं कि आर प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब भाई एक एंगल 90 डिग्री का है तो हम बोल सकते हैं कि सॉरी, ये एंगल जो रहेगा, ठीक है, ये है, ठीक, हाँ, ये जो एंगल है वो आपके पास कितना है, 90 डिग्री का। जब ये अकेला एंगल 90 का, तो हम बोल सकते हैं आर प्लस थीटा कितने होगा, 90 डिग्री का होगा सर। ठीक है, अब इस क्रिटिकल एंगल को ही देख लेते हैं कि सर क्रिटिकल एंगल क्या है, ये इसने बोर कर दिया हमको, समझ में ही नहीं आ रहा। देखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई, इज मीडियम, denser medium core for which the angle of reflection is rear medium is 90 डिग्री, क्या हो, वो 90 डिग्री का हो, और 90 डिग्री आपने देखा कहां पर, इसमें, तो ये जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा था, 90 डिग्री का हो रहा था, तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा सी बोलते हैं। थीटा सी मतलब क्रिटिकल एंगल। ठीक है, कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्या हो, डेंसर मीडियम में 90 डिग्री का हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्लियर, क्या किसी को कोई डाउट? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों ही, बिल्कुल भी छोड़ने की चीज नहीं है ये पार्ट्स तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, जो अब आगे को एक्सप्लेन कर रहा हूं ये तो आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को लिए मिलेगा। एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल क्या है, देखिए, द मैक्सिमम एंगल एट विच द लाइट एंटर, यहां से लाइट एंटर कर रही थी कि, हाँ सर एंटर कर रही थी, कि कितनी मैक्सिमम लाइट एंटर करेगी किसमें, कोर में, कितनी मैक्सिमम लाइट एंटर करेगी किसमें, कोर में, और कितने एंगल से करेगी। भाई ये आई मैक्सिमम था, कि ये जो आई था ये इतना था, तो ये जो आई मैक्स है ये आपके पास होता है एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल। बात समझ में आई कि कितने एंगल से कितना एंगल आई मैक्सिमम हो जाएगा, उसको आप बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। द मैक्सिमम एंगल एट विच द लाइट एंटर द कोर फॉर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जस्ट अकर, फिर वहां से क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर होता है किसके बीच में, कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पर, तो उस एंगल को हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। इज दैट क्लियर? ओके सर, इतना क्लियर है, एक्सेप्टेंस एंगल भी समझ में आया ना समझ में। एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है कि जब एंगल आई, जो आपके पास आई जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाता है, उसको आप बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। बस सिंपल सी डेफिनेशन है। अब एक्सेप्टेंस कोण, अब एक बात बताइए आप मुझे, ये रे ऑफ लाइट थी कि, हाँ सर बिल्कुल रे ऑफ लाइट थी, तो ये कुछ इस टाइप से ट्रेवल कर रही थी, ये नीचे से जा रही थी कि, हाँ सर बिल्कुल नीचे से जा रही थी, तो ये भी तो हो सकता है कि रे ऑफ लाइट कहाँ, ऊपर से आए, कि हाँ सर बिल्कुल हो सकता है ऊपर से रे ऑफ लाइट, क्यों नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। जब ऊपर से आएगी तो ये भी तो एंगल आई मैक्स रहेगा, क्या रहेगा, एंगल आई मैक्स रहेगा, बिल्कुल सर रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दो रे ऑफ लाइट क्या बना रही है, कोन बना रही है, बना रही है नहीं बना रही, कि हाँ सर दोनों रे ऑफ लाइट, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली, एक कोन क्रिएट कर रही है, और इस कोन क्रिएट को एंगल पॉइंट ए पर क्रिएट कर रही है। इस पॉइंट ए को हम बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। ये किसने, यही तो वर्टेक्स है इसकी, तो वर्टेक्स एंगल, तो वर्टेक्स एंगल कितना हो गया अब की बार, कि सर पहले यहां से यहां तक था आई, और ये भी आई, तो टोटल कितना होगा 2i मैक्स। तो वर्टेक्स एंगल कितना बनाया कोण ने, 2i मैक्स बनाया। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, यही वर्टेक्स एंगल होता है, वर्टेक्स कोण। देखिए क्या लिखी है हुई है, all the ray contain in cone having vertex angle 2i max, जो आपके पास vertex angle जो है वो कितने हैं 2i max, are accepted and transmitted along the fiber, this cone
कॉल्ड एक्सेप्टेंस कोन। तो उस कोन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस कोन बोलते हैं। क्या किसी को कोई डाउट? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। अब हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ये स्टूडेंट। देखिए, द न्यूमेरिकल अपर्चर इज मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट एक्सेप्ट बाय द फाइबर, कि जो आपके पास कितनी लाइट एक्सेप्ट करी है, किसने? फाइबर ने, कि कितनी लाइट को एक्सेप्ट किया है। कि हमने जैसे सपोज एक लाइट ट्रेवल करी, कि हमने जो लाइट जो छोड़ी है वो कितनी लाइट हम उसने एक्सेप्ट करी है, किसने? फाइबर ने। उसको आप बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। या फिर इसका एक फॉर्मूला आता है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने बनाई है। तो द न्यूमेरिकल अपर्चर इज आल्सो डिफाइंड एज द साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। तो एक्सेप्टेंस एंगल आई मैक्स ही तो था, कि हाँ सर आई मैक्स, तो उसके आगे हमने क्या लगा दिया? साइन। तो ये आपके पास बन जाता है न्यूमेरिकल अपर्चर। क्लियर? ओके सर। अब नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट 5, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोनों ही एक ही चीज होती हैं, बट एकेटीव के एग्जाम में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। तो क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन कोर एंड क्लैडिंग, यदि हम कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या कर दें? डिफरेंस कर दें, और उस क्लैडिंग के कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कर दें? डिवाइड कर दें, तब वो आपके पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज आ जाता है। तो यही डेफिनेशन लिखी हुई है। इट इज द डिफाइन एज द रेशियो। ये क्या है? रेशियो है। डिफरेंस किस किस के बीच का डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग, कोर और क्लैडिंग का डिफरेंस है 2 का मतलब ये जो है, ये जो लाइन है, इस 2 का मतलब होता है 2 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज इन एन ऑप्टिकल फाइबर। तो इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से डिनोट करते हैं। क्या किसी को कोई डाउट? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। अब हम स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन, या फिर आप बोल सकते हैं कि सर एक्सप्रेशन फॉर एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर। तो एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल अपर्चर के बीच में रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं, कि क्या उसका फॉर्मूला होता है, कैसे हम फॉर्मूला और फॉर्मूले के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जो आपके एकेटीयू के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, वही न्यूमेरिकल में यहाँ पर डिस्कस कराऊंगा। इसलिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए ये जो मैंने पढ़ाया है बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये। वैसे मैंने डाल रखे हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि जितनी भी अभी तक मैंने पढ़ाया है वो सभी इंपॉर्टेंट है। मैं वैसे लिख रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं साथ के साथ कि ये करते जाइए, तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो ये जो डायग्राम्स था, जो हमने पीछे डायग्राम अभी पढ़ा है, सेम डायग्राम वही बनाया हुआ है मैंने। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि म्यू नॉट, जो म्यू नॉट है, और म्यू वन, म्यू टू आर द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ एयर। जो आपके पास म्यू नॉट है वो आपके पास किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एयर का है। म्यू वन जो है वो कोर का है। म्यू टू आपके पास क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है। अब यूजिंग स्नेल्स लॉ, आप स्नेल्स लॉ क्लास 10th में और 12th में भी पढ़ के आते हैं। हमने यूज क्या करा है? स्नेल्स लॉ को यूज करा है। किस पॉइंट पर? पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ को यूज किया। पॉइंट ए कौन सा है सर? पॉइंट ए ये स्नेल्स लॉ है। ठीक है। किस किस के बीच में? कि यहां से कोई लाइट कहां से? रेयर से कहां पर जाएगी? डेंसर मीडियम में जाएगी। तो एंगल साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू लाइट किस में जा रही है सर? लाइट जो जा रही है वो कोर में जा रही है। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और कहां से जा रही है सर? वो लाइट जो जा रही है वो बाहर से, बाहर मतलब एयर मीडियम से जा रही है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या किसी को कोई डाउट? तो ये जो होता है वो आपके पास स्नेल्स लॉ होता है। हमने स्नेल्स लॉ एट ए पॉइंट पर लगाया कि जो लाइट है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू नॉट। तो यहां से क्या करें? साइन आई को सब्जेक्ट बनाइए। जैसे आप साइन आई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो साइन आर है, साइन आर को आप उधर भेज दीजिए। तो ये हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि साइन आर को हमने दूसरी साइड भेज दिया, ये हमने भेज दिया। ठीक है।
जैसे ही आप इस साइन आर को भेज देंगे तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाती है। बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हाँ बिल्कुल सर। इन ट्राइंगल ए बी पी, जो आपके पास ट्राइंगल है, अब कौन सा ट्राइंगल सर, डायग्राम्स तो दिख नहीं रहा, बिल्कुल हम दिखाएंगे आपके लिए डायग्राम क्या, ठीक है। जब इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो अब आप देख पाएंगे, तो यहाँ पर एक क्या है, डायग्राम है, दिख रहा है ना कि सर अभी तो नहीं दिखा है, चलिए कोई नहीं, ये लीजिए, अब दिख गया ना, हाँ सर बिल्कुल दिख गया। जो आपके पास ए बी पी ट्राइंगल है, ए बी पी ट्राइंगल में आर प्लस थीटा, मैंने अभी बताया कि जो आर प्लस थीटा है वो आपके पास 90 डिग्री है, तो यहां से आर की वैल्यू जैसे आप निकालेंगे तो 90 माइनस थीटा आएगी, आएगी या ना आएगी, कि हाँ बिल्कुल सर 90 माइनस थीटा। जो आपके पास आर की जो भी वैल्यू आई है, आर 90 माइनस थीटा, इसको आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जैसे ही आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आर यहाँ पर है, तो साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू नॉट साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा आप जानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमने लिख दिया, ठीक है। अब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस को सब्जेक्ट बनाएंगे तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जहां पर कॉस थीटा है उसकी जगह आपने पुट क्या कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? ओके सर, इतना क्लियर। एक्सेप्टेंस एंगल इज मैक्सिमम, जब आपके पास एक्सेप्टेंस एंगल क्या हो जाए, मैक्सिमम, मतलब आई मैक्स हो जाए, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा सी हो जाता है। जहां पर थीटा है उसकी जगह आप क्या पुट कर देंगे, थीटा सी, जहां पर आई है उसकी जगह आई मैक्स पुट कर देंगे, तो साइन आई मैक्स इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू नॉट रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्या किसी को कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। अब हम सेम ऐसे ही यूजिंग स्नेल्स लॉ एट बी पॉइंट पर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। जब आप स्नेल्स लॉ बी पॉइंट पर आप लगाएंगे तो क्या होगा, वहां से, एक सेकेंड, दिख नहीं रहा ना, हाँ ओके, अब दिख रहा है ना, कि हाँ सर बिल्कुल अब दिख रहा है। जब आप बी पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो स्नेल्स लॉ कहां से, बी पॉइंट पर। अब बी पॉइंट कौन सा था, कि बी पॉइंट जो था सर वो तो कोर का था। अब कोर से हम कहां जा रहे हैं, क्लैडिंग में, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो साइन थीटा सी अपॉन साइन 90, ठीक है। साइन 90 इज इक्वल टू म्यू टू कौन सा है, म्यू टू सर क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, तो म्यू टू में जा रहे हैं म्यू वन से, ठीक है। तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू, जैसे ही 90 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो यहां से क्या करें, साइन थीटा जो आपके पास है, यहां से थीटा सी की वैल्यू आप निकालेंगे तो साइन उधर चला जाएगा, तो साइन इनवर्स म्यू टू अपॉन म्यू वन। और यदि आप देखेंगे तो यही जो फॉर्मूला आया था, ये किसका फॉर्मूला है, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है, क्रिटिकल एंगल। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, आप रट भी सकते हैं कि ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल बेस में हेल्प करेगा, न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे तब आपके लिए हेल्प करेगा, ठीक है। अब इसको हम क्या कर दें, जो आपके पास साइन थीटा सी की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 2, अब इक्वेशन नंबर 2 है ये आपके पास, तो इक्वेशन नंबर 2 में हम वैल्यू को क्या कर रहे हैं, पुट करने जा रहे हैं। जैसे ही आप साइन आई मैक्स इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू नॉट रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी है, तो आपके पास साइन थीटा की आई है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, म्यू टू का स्क्वायर अपॉन म्यू वन का स्क्वायर। जैसे आप इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, हाँ जी सर बिल्कुल आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे कि म्यू वन को बाहर निकाल लेंगे, जब आप म्यू वन को बाहर निकालेंगे तो इस म्यू वन से ये म्यू वन कम हो जाएगा, कट जाएगा, और म्यू नॉट क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, तो आपके पास रूट में म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू टू का स्क्वायर बच जाएगा, किसके इक्वल, साइन आई मैक्स के इक्वल बचेगा। तो वही हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है कि म्यू वन आपने जानते हैं स्क्वायर था इसका, इससे ये क्या कर दिया हमने, कैंसिल आउट जब कर दिया, तो म्यू नॉट यहाँ पर क्या है, हो गया 1, तो साइन आई मैक्स इज इक्वल टू रूट में म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू टू का स्क्वायर, तो आई मैक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट में म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू टू का स्क्वायर। ये जो आपके पास है वो स्टूडेंट होता है एक्सेप्टेंस एंगल, क्या होता है, एक्सेप्टेंस एंगल। तो इसलिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आपको याद करना है, क्योंकि अभी हम न्यूमेरिकल डिस्कस करने जाएंगे, अभी हम न्यूमेरिकल
देखेंगे इन सभी क्वेश्चन, इन सभी फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है? न्यूमेरिकल अपर्चर आप देखेंगे तो ये आपके पास न्यूमेरिकल अपर्चर है। न्यूमेरिकल अपर्चर मतलब एन ए से डिनोट करते हैं, तो एन ए इज इक्वल टू साइन आई मैक्स। और आई मैक्स किसके इक्वल था सर? जो आई मैक्स आपके जो आया है वो आई मैक्स जो हमारा आया है वो हमारा आया है रूट में म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू टू। जहां पर साइन आई मैक्स है उसकी जगह मैं ये रख सकता हूं, बिल्कुल सर आपने रख दिया। तो ये हमने यहाँ पर रख दिया। ये आपके पास न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला है, तो इसलिए न्यूमेरिकल अपर्चर का भी फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, एक्सेप्टेंस एंगल आई मैक्स, एक्सेप्टेंस एंगल मैंने प्रीवियस ऊपर ही बता दिया। तो जहां पर आई मैक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट में म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू टू का, और आप जानते हैं म्यू वन म्यू टू के किसके इक्वल था? म्यू वन म्यू टू इक्वल था एन ए के, तो उसकी जगह हमने एन ए रख दिया। तो एक्सेप्टेंस एंगल किसके इक्वल आया? साइन आई मैक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एन। तो एक्सेप्टेंस एंगल आ गया कि हाँ सर बिल्कुल एक्सेप्टेंस एंगल आ गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए फॉर्मूला को आप अपनी एक कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो अभी तक न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल, क्रिटिकल एंगल जो भी मैंने पढ़ाया है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर स्किप करके चले गए ना फिर आप ही का लॉस है, मेरा लॉस नहीं है। उसमें 110% आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल अपर्चर, अब हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल अपर्चर एन ए के और फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज के बारे में। फ्रैक्शनल मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज के बारे में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिलेशन, मतलब उसका फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे वी नो दैट, आप जानते हैं एन इज इक्वल टू रूट में म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू टू का स्क्वायर। ये अभी हमने पढ़ा, अभी हमने देखा कि हाँ सर बिल्कुल। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, अभी मैंने बताया कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस लेंगे किस किस का? कोर और क्लैडिंग का, और कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज आ जाता है। तो इक्वेशन नंबर टू, जब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसको कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो आप देखेंगे तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, तो वही फॉर्मूला हमने लगाया है। क्या है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार प्लस किया है, एक बार हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो उसके बाद हमने क्या किया? 2 म्यू आई और 2 म्यू आई से डिवाइड और मल्टीप्लाई करिए। क्या कोई इक्वेशन पर फर्क पड़ेगा? जैसे हमने इससे इसको काट देंगे तो बचा क्या आपके पास? सेम जो ऊपर लिखा है। तो क्यों? हमें फॉर्मूला बनाने के लिए किया है हमने। तो एन इज इक्वल टू रूट में जो आपके पास म्यू आई था, सॉरी म्यू वन जो था वो इसके इक्वल में लिया है म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है, म्यू वन प्लस म्यू टू अपॉन टू जो आपके पास ये जो आया है, ये इसको हमने स्टूडेंट लेट कर लिया है, इसको लेट किया है किसके इक्वल में? म्यू वन के इक्वल में। जैसे म्यू वन के इक्वल में तो म्यू वन पहले था, तो म्यू वन ये हो गया, तो म्यू का क्या कर देंगे? म्यू वन का स्क्वायर। जब स्क्वायर कर देंगे तो म्यू वन कहाँ पर आ जाएगा? बाहर। अंदर क्या बचेगा? म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन बचेगा। और म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन क्या होता है? ये होता है सर फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो ये आपके पास सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हमने म्यू वन रूट में 2 बच रहा है, म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन, और यही आपके पास क्या होता है? डेल। तो ये आपके पास आ गया लास्ट में आंसर। तो एन ए बराबर किसके आया? एन ए इज इक्वल टू रूट में 2 डेल्टा के इक्वल आ जाता है। क्या किसी को कोई डाउट? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। अब इसके ऊपर हम देखते हैं न्यूमेरिकल, जिसको आपको वेट था कि न्यूमेरिकल कैसे कैसे होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए सिलिका ग्लास ऑप्टिकल फाइबर हैज ए कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, कोर मतलब म्यू वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है स्टूडेंट कितना? 1.50। ठीक है, और क्लैडिंग मतलब म्यू टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है आपके पास 1.45। ठीक है, आपको निकालना क्या है? कैलकुलेट द न्यूमेरिकल अपर्चर, मतलब एन ए निकालना है। अब सर एन ए का तो हमें फॉर्मूला याद नहीं है। कि हाँ सर बिल्कुल याद है, अभी तो आपने इतने प्यार से पढ़ाया है। तो क्या फॉर्मूला होता है कि सर म्यू वन का स्क्वायर माइनस
म्यू टू का स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल याद आया। तो आप यहाँ से म्यू वन की वैल्यू और म्यू टू की वैल्यू रख सकते हैं। तो म्यू वन की वैल्यू 1.50 का स्क्वायर माइनस म्यू टू की वैल्यू 1.45 का स्क्वायर। और जैसे ही आप इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो आप कैलसी अलाउ होती है आपके एग्जाम में, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये जो आपके पास एन ए की जो भी वैल्यू आएगी वो फाइनल आंसर आएगा 0.384। यह आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है स्टूडेंट। क्या किसी को कोई डाउट? नहीं सर, आप कैलकुलेशन करेंगे तो यही आंसर आएगा, मैच कर लीजिएगा, आप टेंशन ना लें, हमको सर हैं तो सही आपके साथ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द एनए, मतलब न्यूमेरिकल अपर्चर कैलकुलेट करिए सर, एक्सेप्टेंस एंगल भी कैलकुलेट करना है और आपके पास क्रिटिकल एंगल भी कैलकुलेट करना है जब आपके पास डेटा दिया हो, और डेटा दिया है आपके पास। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन का। म्यू वन क्या है, मतलब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48 दिया है और म्यू टू आपके पास दिया है कितना, 1.46 दिया है। ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है सर, कैलकुलेट करना है एन ए। तो एन ए का फॉर्मूला सर, एन ए का तो फॉर्मूला अभी हमने ऊपर पढ़ के आए हैं, म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू टू का स्क्वायर। तो म्यू वन का स्क्वायर मतलब म्यू वन की जो वैल्यू है आपके पास कितनी है सर, 1.48 का स्क्वायर है और म्यू टू की वैल्यू कितनी है सर, 1.46 का स्क्वायर। जब आप इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो एन ए की जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 0.2425। ठीक है, जैसे आप सॉल्व करेंगे तो एन ए की यहां से वैल्यू आ जाती है, न्यूमेरिकल अपर्चर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। क्या किसी को कोई डाउट? नहीं सर। अब पढ़ते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। सर एक्सेप्टेंस एंगल तो हम जानते हैं क्या होता है सर, आई मैक्स। अरे सर मुझे याद आ गया, याद आ गया। आई मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है कि साइन इनवर्स रूट में होता है, रूट में म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू टू का स्क्वायर। अरे सर ये तो म्यू वन म्यू टू, तो ये तो एन ए था, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो तो एन ए के बराबर आएगी। हाँ सर बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एन ए। ये फॉर्मूला इसीलिए तो आपको लिखाया गया जिससे आपको याद रहे। तो साइन इनवर्स तो आपके पास 0.2425। तो यहाँ से जो भी एंगल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आएगी 14.03 डिग्री। आई मैक्स आपके पास इतना एंगल आ जाएगा। क्या किसी को कोई डाउट? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। ये जब हम साइन इनवर्स की टेबल देखते हैं वो स्टूडेंट तब आता है, हम आपको बताएंगे, एक अलग स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे उसके लिए कि कैसे देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल एंगल। सर क्रिटिकल एंगल मतलब थीटा सी, और थीटा सी का आप फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि साइन इनवर्स म्यू टू अपॉन म्यू वन। क्या? हाँ सर बिल्कुल, यही फॉर्मूला आपने पढ़ाया है। तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू वन की जो वैल्यू है वो आपके पास, मतलब म्यू वन नहीं, म्यू टू की जो वैल्यू है आपके पास कितनी है, 1.46 अपॉन 1.48। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो थीटा सी क्रिटिकल जो एंगल है वो आपके पास आएगा 80.57 डिग्री। चाहे तो आप साइन इनवर्स जो आपके पास कैलसी होती है उससे भी इसका आंसर मैच कर सकते हैं, क्योंकि साइन उसमें भी डायरेक्ट आंसर दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको दो क्वेश्चन समझ में आएंगे और इजी हैं, क्वेश्चन फॉर्मूले के ऊपर बेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास जो है वो है ए सिलिका ऑप्टिकल फाइबर विद ए कोर डायमीटर लार्ज इनफ एज ए कोर ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, मतलब म्यू वन दिया है कितना, 1.50। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, 2021-22 में पूछा गया है। ठीक है, म्यू टू आपके पास है, आपके पास कितना, 1.47। तो आपको निकालना क्या है सर, क्रिटिकल एंगल एन ए और एक्सेप्टेंस एंगल निकालना है। सर पहले मैं क्रिटिकल एंगल निकाल दूं, तो पहले के लिए मैं क्रिटिकल एंगल निकाल रहा हूं, मतलब थीटा सी। तो थीटा सी इज इक्वल टू कितना आएगा, साइन इनवर्स म्यू टू अपॉन म्यू वन। अब म्यू टू की वैल्यू आप जानते हैं कितनी दे रखी है सर, म्यू टू की जो वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है 1.50, और म्यू वन की जो वैल्यू, सॉरी, म्यू टू की वैल्यू है 1.47 और म्यू वन की वैल्यू दे रखी है 1.50। तो ये जैसे ही आप वैल्यू पुट कर देंगे तो जो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आपके पास 18.87 डिग्री आएगा।
ये आपके पास आंसर आया हुआ है। ठीक है, तो पहला पार्ट क्लियर कि हाँ सर पहला पार्ट हमने क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। अब न्यूमेरिकल अपर्चर कितना है, न्यूमेरिकल अपर्चर तो सेकंड पार्ट है आपका। न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला आप जानते हैं कि हाँ सर बिल्कुल जानते हैं, तो एन ए इज इक्वल टू रूट में म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू टू का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। एन ए इज इक्वल टू रूट में म्यू वन की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है सर, वो 1.50 का स्क्वायर माइनस म्यू टू की वैल्यू 1.47 का स्क्वायर। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो एन ए जो आपके पास आएगा वो 0.2985 आएगा, तो एन ए आपके पास आ जाएगा। क्या किसी को कोई डाउट? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। तो अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 एक्सेप्टेंस एंगल। तो आई मैक्स, और आई मैक्स के लिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, साइन इनवर्स एन ए, और एन ए की वैल्यू आपने निकाल ही ली है कितनी सर, साइन इनवर्स एन ए की वैल्यू 0.2985 आई है। तो यहाँ से जब भी जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आएगी, आई मैक्स की वैल्यू 17.37 डिग्री आई मैक्स बराबर। तो क्या किसी को कोई डाउट? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है, तीनों पार्ट्स एकदम हमारी समझ में आ गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है स्टूडेंट। देखिए, फॉर एन ऑप्टिकल फाइबर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है स्टूडेंट। कितना दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.55 दे रखा है। ठीक है, और जैसे ही आप इसको सॉल्व म्यू वन, तो यहाँ पर लिखेंगे म्यू वन इज इक्वल टू 1.55, और म्यू टू की जो वैल्यू दे रखी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। क्या निकालना है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मतलब थीटा सी निकालना है। तो थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो म्यू टू अपॉन म्यू वन की वैल्यू पुट करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ सर इतना तो काम हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ए ग्लास क्लैड फाइबर हैज क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है स्टूडेंट, मतलब म्यू टू इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपके पास, 1.49925 दे रखा है कि हाँ सर बिल्कुल दे रखा है। और फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्रैक्शनल मतलब डेल की वैल्यू हमें दे रखी है, डेल की वैल्यू 0.0005 दे रखी है कि हाँ सर बिल्कुल दे रखी है। और अब पूछा क्या है, क्रिटिकल एंगल मतलब थीटा सी पूछा है। तो थीटा सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब थीटा सी कैलकुलेट करना है। तो अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो डेल इज इक्वल टू जो रहता है वो म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन होता है कि हाँ सर बिल्कुल होता है। म्यू वन की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.0005 इज इक्वल टू म्यू वन की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, म्यू टू की वैल्यू दे रखी है कितनी 1.49925 दे रखी है। ठीक है, अपॉन क्या म्यू वन की वैल्यू दे रखी है, नहीं सर म्यू वन की कोई भी वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, तो म्यू वन हमने सेम एज इट इज लिख लिया है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक हमारी समझ में आ गया। इस म्यू वन को जो आपके पास ये जो म्यू वन है आपको दिख रहा होगा, इस म्यू वन को इधर आप भेजिए तो ये आपके पास क्या आएगा 0.0005 म्यू वन इज इक्वल टू म्यू वन माइनस के 1.49925 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? कि हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, इतना तो मैथ आपका स्ट्रांग होगा। इस म्यू वन को आप इधर ही ले आइए, जैसे आप म्यू वन को इधर ही लेकर आएंगे तो ये जो संख्या है वो आपके पास, जैसे ही आप इसको उधर ले जाएंगे तो ये आपके पास क्या आएगा म्यू वन माइनस के 0.0005 म्यू वन, यही तो हो जाएगा। और इज इक्वल टू ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये 1.49925 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा या नहीं होगा? कि हाँ सर बिल्कुल होगा। अब ये सोचिए, ये आपके पास वन है, ये क्या है वन, चाहे तो आप म्यू वन कॉमन ले सकते हैं। जैसे म्यू वन कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 0.0005 में इज इक्वल टू कितना 1.49925 बचा। ठीक है, और इसको जैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो म्यू वन
और ये जो आपके पास जो कैलकुलेट करके आएगा वो कितना आएगा 0.9995, ठीक है, इज इक्वल टू 1.49925 और म्यू वन की जो वैल्यू आ जाएगी लास्ट में म्यू वन इज इक्वल टू 1.49925 अपॉन 0.9925, ठीक है। तो इसको जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वहां से 1.5। और आप जानते हैं थीटा सी, और थीटा सी क्या होता है सर? थीटा सी इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स म्यू टू, मतलब म्यू टू अपॉन म्यू वन। जैसे आप इसको म्यू टू अपॉन म्यू वन की वैल्यू कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे तो थीटा सी की जो वैल्यू आएगी वो 88.2 डिग्री आपके पास आंसर आएगा फाइनल। क्लियर? समझ में आया ना कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे? बस आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन मैं आपके लिए घर के लिए दे रहा हूं, वो आपको कैलकुलेट करने हैं। कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे ही आप देखेंगे कैलकुलेट द न्यूमेरिकल अपर्चर भी कैलकुलेट करना है, और उसके बाद एक्सेप्टेंस एंगल भी गिवन है आपके पास कोर और क्लैडिंग का, ठीक है। कैसे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो अभी हमने कराया उसकी तरह होगा, तो मैं ये दो क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताने हैं। नोट्स में इनके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, और नोट्स जो मिलेंगे वो स्टूडेंट आपको टेलीग्राम पर, हमारे टेलीग्राम पर मिलेंगे। अब टेलीग्राम कहाँ से ज्वाइन करें? आप चाहें तो हमारी जो YouTube चैनल होता है उसकी वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो YouTube का डिस्क्रिप्शन जो रहता है उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वी नंबर, या फिर नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी, या फिर कट ऑफ पैरामीटर, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है वी नंबर इन एन ऑप्टिकल फाइबर इज ए डायमेंशनल लेस पैरामीटर। ये जो वी नंबर होता है ये ऑप्टिकल फाइबर का डायमेंशनल लेस पैरामीटर होता है। डायमेंशनल लेस मतलब कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, विच इज यूज टू डिटरमाइन मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ मोड इन ए फाइबर, मतलब फाइबर में कितने नंबर ऑफ मोड हैं मैक्सिमम, उसको डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगली बात समझ में कि वो कितने मोड्स की है, मतलब सिंगल मोड की है या सिंगल से ज्यादा, मतलब मल्टी मोड की जो आपके पास फाइबर ऑप्टिक्स है वो है। मतलब मोड का मतलब क्या है कि उसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल लाइट चल सकती है, या फिर डबल लाइट भी चल सकती है या नहीं चल सकती। मल्टी मोड का मतलब ये होता है, ठीक है। तो वी नंबर गिव द रिलेशन बिटवीन रेडियस, जो आपके पास वी नंबर जो है वो एक रिलेशन बताता है, क्या किस किस के बीच में? रेडियस ऑफ कोर की जो रेडियस रहेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन म्यू टू, और म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर और क्लेडिंग का है। लैम्डा मतलब वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जो किस लाइट से, कितनी लाइट से वेव जो आपकी लाइट है, सॉरी जो आपकी लाइट है वो कितनी वेवलेंथ से प्रोपोगेट कर रही है, प्रोपोगेटिंग थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है? V इज इक्वल टू 2πr अपॉन लैम्डा, तो रूट में म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू टू का स्क्वायर। तो ये आपके पास स्टूडेंट फाइनल फॉर्मूला आ जाता है, तो ये आपको फॉर्मूला याद करना है। अब आप जानते हैं डायमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 2r होता है। जहां पर ये 2r, ये r और ये 2, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? d बना देंगे। तो d पाई अपॉन लैम्डा, रूट में म्यू वन का स्क्वायर और माइनस म्यू टू का स्क्वायर। ये आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूला, इसी को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। अब यहाँ पर नोट करके कुछ दो पॉइंट लिखे हैं, क्या है? फॉर सिंगल मोड, यदि सिंगल मोड की वायर है तो जो V की जो भी वैल्यू आएगी, इनमें जो भी वैल्यू कैलकुलेट करके जो भी V की वैल्यू आएगी वो या तो 2.405 के इक्वल रहेगी या फिर उससे कम रहेगी। V की जो भी वैल्यू आएगी या तो इसके इक्वल रहेगी या फिर इससे कम रहेगी। यदि V की वैल्यू इससे ज्यादा आती है तब वो जो मोड है, तब वो फाइबर जो ऑप्टिक्स है, फाइबर ऑप्टिकल जो वायर है वो आपके पास मल्टी मोड की वायर, मतलब मल्टी मोड की फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर होगी। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट नहीं सर? कोई भी डाउट नहीं है, एकदम बढ़िया। अब इसका एक रिलेशन देखते हैं, क्या है इसका
आप जानते हैं, वी नो दैट, न्यूमेरिकल अपर्चर का ये फॉर्मूला आप पढ़ के आए हैं कि हाँ सर बिल्कुल पढ़ के आए हैं। एक ये भी फॉर्मूला आप पढ़ के आए हैं कि हाँ सर बिल्कुल पढ़ के आए हैं, अभी आपने बताया। जब आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी हमने इक्वल कर दी, तो इक्वेशन नंबर आपके पास 4 आ गई। जब आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर करेंगे, जैसे 3 और 4 को, आप जानते हैं v का फॉर्मूला ये होता है, तो v 2 पाई r अपॉन लैम्डा, और रूट में क्या रहता है, रूट में μ1 का स्क्वायर, तो यहां से n a था ना भाई, n ही तो था, वो यही तो फॉर्मूला था। v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन लैम्डा, और μ1 रूट में μ1 नहीं था, तो μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर, यही। और ये आपके पास क्या है, ये सर Na है आपके पास, तो Na की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, μ1 का μ1 रूट में 2 डेल्टा, तो पहली बार हमने ये पुट कर दिया, ठीक है, पहली बार में ये पुट कर दिया। अब दूसरी बार में क्या पुट कर सकते हैं सर, दूसरी बार में हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर ये μ1 हमने पुट कर दिया, तो इसकी जगह ये जो फॉर्मूला था इसकी जगह हमने Na पुट कर दिया, तो दूसरी बार में Na पुट कर दिया है। क्या किसी को कोई डाउट? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, नंबर ऑफ मोड इन ए मल्टी मोड फाइबर। जब आपके पास मल्टी मोड की क्या हो, फाइबर हो, तब के लिए नंबर ऑफ मोड, कितने मोड रहेंगे, इट इफ n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोड, जहां पर जो n है वो आपके पास नंबर ऑफ मोड को रिप्रेजेंट करेगा। तो नंबर ऑफ मोड के दो टाइप्स हैं, पहला स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड, दूसरा है ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड। अब स्टेप इंडेक्स के लिए हमें नंबर ऑफ मोड कैसे निकालते हैं, यदि कोई v की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे और उससे 2 से डिवाइड करेंगे, वो आपके पास स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड आएगा, ठीक है। यदि उसी को आप 4 से पहले स्क्वायर करेंगे, फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तब आपके पास ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड आएगी। क्लियर सभी को? कीजिए सर, बिल्कुल क्लियर है। नोट, एक लास्ट में एक नोट करके पॉइंट और लिखा है, क्या वी नंबर इंक्रीज विद न्यूमेरिकल अपर्चर। जब आपका वी नंबर कब इंक्रीज होगा, जब न्यूमेरिकल अपर्चर इंक्रीज होगा और डायमीटर का, कोर का डायमीटर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तब वी नंबर इंक्रीज होगा। क्लियर? जब वी नंबर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, भी इसी के फॉर्मूले के ऊपर बेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो देखिए प्यारे से क्वेश्चन को, जो आपके पास स्टूडेंट गिवन है वो यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए कि सर गिवन हमें क्या है, कि गिवन है ए स्टेप इंडेक्स फाइबर। पहले बोल दिया स्टेप इंडेक्स फाइबर है, μ1 आपके पास गिवन है, μ1 इज इक्वल टू 4.66, μ2 आपके पास है, μ2 कितना है, 1.46 है। दोनों ही सेम है कि हाँ सर दोनों ही सेम है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, किस किस के, कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। इफ द ऑपरेटिंग वेवलेंथ ऑफ ए रे, और आपके पास वेवलेंथ मतलब लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, कितनी, 0.85 माइक्रोमीटर, ये आपके पास दे रखी है। और कोर का हमें दे रखा है स्टूडेंट डायमीटर डी की वैल्यू आपके पास दे रखी है, कितनी, 50 माइक्रोमीटर। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द कट ऑफ पैरामीटर मतलब v को कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ मोड कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोड मतलब n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या क्या कैलकुलेट करना है, कि सर एक तो v को हम कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर n को हम कैलकुलेट करेंगे। ये दो पार्ट्स, ये दो आपको निकालने हैं। अब कैसे निकालेंगे इनको, तो चलिए देखते हैं। आप जानते हैं v का फॉर्मूला मतलब पैरामीटर निकालना है हम, कट ऑफ पैरामीटर। v का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 2 पाई r अपॉन लैम्डा रूट में μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल अभी पढ़ के आए सर, हमें तो डायमीटर दे रखा है, तो आप जानते हैं 2r को ही तो डायमीटर बोलते हैं। तो अभी हमने एक फॉर्मूला लिखवाया, क्या, पाई डी मैंने लिख दिया अपॉन लैम्डा μ1 माइनस μ2 का स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। तो v इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू आप जानते हैं, पाई की वैल्यू कितनी, सर पाई को हम पाई ही रहने देते हैं या फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे ही पाई की वैल्यू पाई रखेंगे, डायमीटर की वैल्यू कितनी है, 50, ठीक है, क्या है, डायमीटर की वैल्यू 50 है, अपॉन
लैम्डा की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.85 और इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है 1.466 म्यू वन की वैल्यू माइनस म्यू टू की वैल्यू 1.46 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो v की जो वैल्यू आएगी वो 24.4858 के इक्वल आएगी। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कैलसी अलाउ है, बार बार यही बोल रहा हूँ, कैलसी आपको अपने एग्जाम में लेकर जानी है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ मोड्स, तो n की वैल्यू और निकालनी है ना, नंबर ऑफ मोड्स n और कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन 21 और 22 में आया हुआ, बेफालतू की क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं मैं। तो अब आप जानते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर है, पहले ही दिया है उसने क्या कि ये जो फाइबर है वो स्टेप इंडेक्स फाइबर है। ठीक है, स्टेप इंडेक्स फाइबर मतलब n इज इक्वल टू जो आएगा वी स्क्वेयर अपॉन 2 आएगा। अब वी स्क्वेयर मतलब n इज इक्वल टू वी की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है सर, वी की वैल्यू 24.4858 है अपॉन 2 से मैं इस पहले करूं मैं इसका स्क्वायर और फिर इसको मैं 2 से क्या कर दूं डिवाइड। जैसे आप इससे 2 का स्क्वायर करके फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा 299 के इक्वल आ जाएगा। क्या किसी को कोई डाउट? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है, इतना तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट और टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस वीडियो को इस लेक्चर को एंड तक देखना है, इस बात की गारंटी है कि फाइबर ऑप्टिक्स में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है वो स्टूडेंट बेस्ड ऑन मटेरियल के बेस पर क्लासिफाई किया है, देन उसके बाद बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोड्स के ऊपर क्लासिफाई किया है और देन है बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर क्लासिफाई किया है। अब मटेरियल जो ऑप्टिकल फाइबर जो रहती है वो 2 मटेरियल से मिलकर बनी होती है, या तो ग्लास की रहेगी या फिर प्लास्टिक की रहेगी। अब नंबर ऑफ मोड्स या तो सिंगल मोड फाइबर रहेगा या फिर मल्टी मोड फाइबर रहेगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब स्टेप इंडेक्स फाइबर रहेगा या फिर ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर रहेगा। ठीक है, फिर स्टेप इंडेक्स फाइबर को और क्लासिफाई किया गया है स्टूडेंट 2 पार्ट्स में, स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर, स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर। ठीक है, और ग्रेडियंट को ग्रेडियंट इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर, सिंगल नहीं होता है इसका। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सिंगल मोड फाइबर। अब सिंगल मोड फाइबर पढ़ने जा रहे हैं, सिंगल मोड फाइबर ये जो फाइबर है, फिर उसके बाद मल्टी मोड पढ़ेंगे, फिर स्टेप इंडेक्स पढ़ेंगे, फिर ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर, इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट हैं वही मैंने लिखे हैं, जिससे फिर वीडियो क्या हो जाएगी, काफी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो सिंगल मोड फाइबर क्या होता है, द सिंगल मोड फाइबर कैन सपोर्ट ओनली 1 मोड ऑफ प्रोपोगेशन। देखिए मैंने बताया ना, एक प्रोपोगेशन को ही सपोर्ट करता है ये, ओनली 1 मोड, कि जो भी आपके पास लाइट आएगी वो केवल सिंगल मोड में ही चलेगी, कुछ इस टाइप से चलेगी, ज्यादा मोड में कोई भी लाइट नहीं ट्रेवल्स कर सकती, प्रोपोगेट कर सकती। ठीक है, और उसका जो डायमीटर जो रहता है वो स्टूडेंट रहता है 5 से 10 माइक्रोमीटर, वाइल एट द क्लैडिंग, और जो क्लैडिंग का जो डायमीटर रहता है वो 50 से 125 माइक्रोमीटर रहता है। ठीक है, ये जो डायमीटर है वो कोर का डायमीटर है। इज दैट क्लियर? कंडीशन फॉर सिंगल मोड प्रोपोगेशन, फॉर कंडीशन क्या होनी चाहिए सिंगल मोड की, कि जो नंबर ऑफ मोड हैं, जो v की जो वैल्यू है वो लेस देन आनी चाहिए या इक्वल आनी चाहिए 2.405 के, इक्वल या फिर लेस देन आनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, द डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लेडिंग इज वेरी स्मॉल। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस जो रहेगा वो स्टूडेंट क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा, कम रहेगा। अब नेक्स्ट है आपके पास मल्टी मोड में क्या है कि द मल्टी मोड फाइबर कैन सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ मोड प्रोपोगेशन। इसमें लार्ज नंबर ऑफ मोड प्रोपोगेशन चलते रहेंगे। यहाँ पे तो केवल एक ही लाइट ट्रेवल कर रही थी, तो ऐसा हो सकता है मल्टी मोड में ये लाइट भी ट्रेवल करे और फिर एक दूसरी लाइट और ट्रेवल करे, कुछ इस टाइप से।
ठीक है, तो इसमें बहुत सारी हो सकती हैं, ये 2 हो सकती हैं, और भी कोई लाइट आई सपोज किसी कलर की और आ सकती है। तो इसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ मोड ऑफ ए प्रोपोगेशन क्या करती है, लाइट सपोर्ट करती है। और आप लास्ट में एक पॉइंट और लिखा है, इट हैज ए लार्ज कोर डायमीटर, जो इसका जो डायमीटर रहता है वो 20 से 100 माइक्रोमीटर रहता है। क्या किसी को कोई डाउट? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो आप इनमें डिफरेंस भी बता सकते हैं, आपके एग्जाम में डिफरेंस आता है तो डिफरेंस भी लिख सकते हैं। कंडीशन 4 मल्टी मोड, तो उसका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। मल्टी मोड की कंडीशन क्या है कि जो V की वैल्यू है तो वो क्या होनी चाहिए, 2.405 से बड़ी होनी चाहिए। और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस जो था कोर और क्लेडिंग का, वो लार्जर होना चाहिए। किससे लार्जर होना चाहिए, सिंगल मोड से लार्जर होना चाहिए। जो सिंगल मोड का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उससे हमेशा ज्यादा होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस। किस किस के बीच का, कोर और क्लेडिंग के बीच का। क्या किसी को कोई डाउट? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है, अभी तक हमें समझ में आ रहा है। स्टेप इंडेक्स फाइबर, स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या है, देखिए, इस इन स्टेप इंडेक्स फाइबर ऑप्टिकल फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर इन यूनिफॉर्म, जो आपके पास जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहेगा वो आपके पास कोर का वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म थ्रू आउट रहेगा, मतलब सेम रहेगा, हर जगह सेम रहेगा। ठीक है, अंडर एन एब्रप्ट स्टेप चेंज एट कोर क्लैडिंग इंटरफेस, चाहे उसका हम कोर का और क्लैडिंग का इंटरफेस, जैसे ये अभी मैं आपको बताता हूं, ये आपके पास कोर था, जैसे ही मैं इसका यहां पर लेके जाऊंगा, ठीक है, ये मैंने ट्रेवल, तो यहां पर जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे यहां पर पहुंचने के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नहीं। तो इसका कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टेप इंडेक्स फाइबर में कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है, यूनिफॉर्मली रहता है। तो बोथ सिंगल मोड और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर कैन मेड, तो दोनों ही बन सकती हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर, सिंगल मोड और मल्टी मोड की फाइबर। तो इंटरमोडल डिस्पर्जन इज मोर इन स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर। अब ग्रेडियंट स्टेप इंडेक्स फाइबर में क्या होता है, ग्रेडियंट में इन ग्रेडियंट नहीं है, ग्रेडेड इन ग्रेडिएट इंडेक्स फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कोर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज नॉट यूनिफॉर्म। तो ऑप्टिकल फाइबर जो कोर का और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं होता है। इट डिक्रीज ग्रेजुअली, ये क्या होता है, धीरे धीरे क्या करता है, डिक्रीज करता है फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू, पहले मैक्सिमम वैल्यू पर जाएगा, मैक्सिमम के बाद धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। क्लियर, एट द एक्सिस ऑफ ए कोर द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोर क्लैडिंग सरफेस, कोर और क्लेडिंग के सरफेस पर उसकी क्या रहेगी, मिनिमम वैल्यू रहेगी। अब कोर और क्लेडिंग का सरफेस क्या है, कोर क्लेडिंग का सरफेस यही तो है, ये जो सरफेस है या फिर ये सरफेस, इस पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा, कम रहेगा, मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। बट पहले केस में क्या था, यूनिफॉर्म था। इज दैट क्लियर कि हाँ सर, इंटर मोड डिस्पर्जन इज लेस इन ग्रेडियंट इज मल्टी मोड फाइबर, तो इंटर मॉडल डिस्पर्जन वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक नोट करके पॉइंट लिखा है, क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग इज ऑलवेज यूनिफॉर्म, जो क्लेडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा यूनिफॉर्म रहता है, सेम रहेगा हर जगह। ठीक है, बट कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है। जहां पर यूनिफॉर्म रहेगा उसको हम स्टेप इंडेक्स फाइबर बोलते हैं, जहां पर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा उसको ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर कहते हैं। क्लियर, कि यहां तक सर क्लियर है। अब उसके बाद लास्ट क्या है, लॉस इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में किस किस चीज का लॉस होता है ये हमें देखते हैं। लॉसेस, सबसे पहला लॉसेस है स्टूडेंट एटूनेशन। क्या है, एटूनेशन। एटूनेशन मतलब पावर का लॉस होता है, ऑप्टिकल पावर लॉस और इंटेंसिटी लॉस, मतलब इंटेंसिटी का लॉस होगा या फिर ऑप्टिकल पावर का, पावर जानते हैं ना, उसी का लॉस होगा। ठीक है, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन मतलब किस और डिस्पर्जन का लॉस होगा, मतलब स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, लाइट की स्प्रेडिंग और ब्रॉडिंग ऑफ लाइट, लाइट का ब्रॉड होना या फिर लाइट का फैलना, उसका लॉस होता है किसमें, ऑप्टिकल फाइबर में।
क्लियर। यहाँ पर एटूनेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसलिए एटूनेशन की डेफिनेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में हर साल पूछी जाती है ये, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। द रिडक्शन, यहाँ पर लिखा है द रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड और एंड इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट सिग्नल एज इट गाइडेड थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर। क्या है, रिडक्शन आ जाए किसमें, एम्पलीट्यूड में और इंटेंसिटी ऑफ लाइट सिग्नल, लाइट के सिग्नल में रिडक्शन आ जाता है, लाइट के सिग्नल की इंटेंसिटी में और एम्पलीट्यूड में रिडक्शन आ जाता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कमी आ जाना, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटूनेशन। क्लियर है कि हाँ सर, बिल्कुल क्लियर। अब यूनिट ऑफ एटूनेशन क्या होती है, यूनिट जो रहती है वो इसकी डेसिबल पर किलोमीटर, स्टूडेंट इसकी यूनिट है, जिसे आप डीबी और डीबी पर किलोमीटर केएम से डिनोट कर सकते हैं। ये जो स्टूडेंट है, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, ये क्या है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं किससे, अल्फा इज इक्वल टू 10/L log बाय बेस 10 PI/P0, और इसमें PI और P0 जब कोई लाइट ट्रेवल करेगी उसको हम PI बोलते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ से लाइट बाहर की तरफ जाएगी, ये आपकी बाहर की तरफ आ गई है, ये आपके पास होता है P0 और ये आपके पास L होता है, ये आपके पास क्या है, PI और P0। समझ में आया ना। जैसे ही लाइट ट्रेवल एंटर करना स्टार्ट करेगी, इसको हम बोलते हैं PI, और जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की जो डिस्टेंस है उसको L बोलते हैं, और लाइट जब छूट जाएगी, निकल जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं P0। क्लियर, ओके सर, इतना तो क्लियर है। अब हम लास्ट पढ़ने जा रहे हैं डिस्पर्जन, बस एक टॉपिक और है इससे, और फिर ये यूनिट क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। बस थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, फिर आपके अच्छे मार्क्स फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है डिस्पर्जन, डिस्पर्जन इज डिफाइंड एज द सिग्नल ब्रॉडिंग और स्प्रेडिंग, मतलब सिग्नल का ब्रॉड करना या फिर सिग्नल का फैलना, किसमें, व्हाइल इट प्रोपोगेट्स इनसाइड द फाइबर, फाइबर के अंदर क्या करता है, प्रोपोगेट करता है, फाइबर के अंदर स्प्रेड करता है सिग्नल, ठीक है। जैसे ये फाइबर है आपके पास, ये फाइबर मान लीजिए, इस फाइबर के अंदर लाइट जाएगी और लाइट क्या करेगी, स्प्रेड करेगी, जब स्प्रेड करेगी तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। समझ गए ना, आ गए ना फील, एकदम अंदर से फील कीजिए। जब आप फिजिक्स को फील करके पढ़ेंगे ना, तभी एकदम मजा आ जाएगा, फिजिक्स में प्यार मोहब्बत हो जाएगी फिजिक्स से आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिस्पर्जन अकर बिकम, जहां पर डिस्पर्जन अकर बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द डिफरेंट रे एक्साइटेड एट द इनपुट एंड वन टाइम। तो जो आपके पास डिफरेंटेड रे जो है एक्साइटेड एट द इनपुट एंड, जो इनपुट एंड पर लगी हैं, कहाँ, वन टाइम पर, आफ्टर ट्रेवर्सिंग, जब ट्रेवर्सिंग के बाद मतलब चलने के बाद क्या होगा, थ्रो द फाइबर एग्जिट द फाइबर एट डिफरेंट टाइम, और वो क्या करेंगी, वो एग्जिट कर जाएंगी डिफरेंट टाइम के लिए। क्लियर। तो डिस्पर्जन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है, इसलिए डिस्पर्जन भी बिल्कुल छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है आपको, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट इसकी एप्लीकेशन। आप चाहें तो इसकी एप्लीकेशन खुद से भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर हम बता ही रहे हैं आपको, वो भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, इसलिए एप्लीकेशन भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑप्टिकल फाइबर की डेफिनेशन आती है तो उसके साथ में उसकी एप्लीकेशन को भी पूछता है कि राइट डाउन द 2 एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो यहां पर सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, इन कम्युनिकेशन, मतलब टेली कम्युनिकेशन में, इन टेली कम्युनिकेशन भी आप लिख सकते हैं, या इन कम्युनिकेशन में भी क्या करता है, ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। टेली कम्युनिकेशन, जब आप टेलीविजन चलाते हैं तो टेलीविजन में क्या लगी रहती है, डिश से कनेक्ट क्या होती है, डेटा केबल, और डिश क्या लेती है, सैटेलाइट से अपना सिग्नल लेती है, तो वहां पर क्या करती है, ऑप्टिकल फाइबर वर्क करती है, उसका एप्लीकेशन ये है। नेक्स्ट है आपके पास ऑप्टिकल सिग्नल। ऑप्टिकल सिग्नल में क्या होता है कि ऑप्टिकल सिग्नल नहीं है, ऑप्टिकल सेंसर। जैसे आपने देखा होगा कि सेंसर लगे रहते हैं, जैसे हमें टेम्परेचर को क्या करना है, जैसे आजकल देखते हैं कि पहले कोरोना जब चल रहा था तो अपने हाथ से आपने देखा होगा कि अपने टेम्परेचर को क्या कर रहे थे, मेजर कर रहे थे, तो वहां पर ऑप्टिकल सेंसर का यूज होता है।
इज दैट क्लियर। और आप तीसरा जो एप्लीकेशन है इसका इंटरनेट एंड डेटा कम्युनिकेशन, मतलब इंटरनेट के लिए भी और डेटा को कम्युनिकेशन करने के लिए भी इसका हम यूज करते हैं। किसका? ऑप्टिकल फाइबर का। ठीक है, मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज करते हैं, जैसे किसी की सर्जरी करवानी हो तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। और इंडस्ट्रियल पर भी इसका यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी इसका क्या करते हैं हम यूज। और लास्ट में है डिफेंस और मिलिट्री, डिफेंस में भी और मिलिट्री में भी इसका यूज होता है। इल्यूमिनेशन और डेकोरेशन, जब आप डेकोरेशन जैसे दिवाली आती है, जब आप दिवाली पर यूज करते हैं रंग बिरंगी लाइट, कलरफुल लाइट, तो वहां पर डेकोरेशन, और वो जो डेकोरेशन से जो लाइट बनी है, जो लाइट जो बनी है वो किससे बनी है? डेटा केबल से बनी है, मतलब क्या बनी है? ऑप्टिकल फाइबर से बनी हुई है। ठीक है, तो अपने घर को डेकोरेट करने के लिए या इल्यूमिनेशन करने के लिए उसका यूज करते हैं। और लास्ट में एक टॉपिक और एक एप्लीकेशन और है आपकी, क्या है? सिक्योरिटी सिस्टम। सिक्योरिटी सिस्टम मतलब सीसीटीवी कैमरे के लिए ऑप्टिकल फाइबर का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये मेरी तरफ से पूरी ऑप्टिकल फाइबर कंप्लीट हो गई है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, इसलिए बिल्कुल जो मैंने आपको पढ़ाया है पढ़ के चले जाइए। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, वहां से आप टेलीग्राम को से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इससे अलग कोई भी डाउट और बचता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल ही हेल्पफुल करूंगा। और अगर कोई डाउट है तो हम आपके हैं। और ऐसे ही हमारे चैनल पर आप बने रहिए, आप प्यार दिखाइए अपना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए हमारे चैनल को भी, जिससे उनका भी भला हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप खुद ही खुद देख रहे हैं, उनको बताइए कि हाँ एक अंकुश सर भी हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं या बेकार पढ़ाते हैं, जो भी आपका फीडबैक है। ठीक है, तो थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही। अब हम जो नेक्स्ट यूनिट लेकर आएंगे उसकी भी वन शॉट वीडियो रहेगी, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम सीरीज चला ही रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज आपके पास अपलोड धीरे धीरे एग्जाम से पहले ही अपलोड हो जाएंगे। तो थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।